हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 21 फरवरी 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज की अगर न्यूज़पेपर की तरफ चलें तो आप नोटिस करोगे कि बहुत सारी न्यूज़ हमने ऑलरेडी देख रखी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टर्की और सीरिया के अंदर दोबारा से हमें अर्थक्वेक देखने को मिला है। ठीक है, डेफिनेटली काफ़ी खराब सिचुएशन है, बट एग्जाम परस्पेक्टिव से हमने चीज़ें समझ रखी हैं कि क्या रीजंस होते हैं, ऑपरेशन दोस्त क्या, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं। उसी तरह से अंडमान के रिगार्डिंग थोड़ी न्यूज़ है, ये भी हमने थोड़ा कवर कर रखी है, अंडमान की मैपिंग भी देख रखी है। साथ ही साथ थोड़े टाइम 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ जो डिस्कशन थी रिगार्डिंग महाराष्ट्र में क्या सिचुएशन है उसको भी मैंने डिस्कस किया था। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। उसी तरह से आप नोटिस कर सकते हो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने विजिट किया है कीव के अंदर, बेसिकली यूक्रेन को उन्होंने हेल्प की यहाँ पे और बात करी है, और मिलिट्री असिस्टेंस यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है। चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे चलते हैं एंड थोड़ा मैपिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। बिफोर दैट, आप में से कुछ स्टूडेंट ने कल के वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि सर ये ड्रॉ जो आपने बताया या जो टाई बताया मैच का, ठीक है, कल क्रिकेट की थोड़ी बात हुई थी, तो इनमें फर्क क्या होता है। देखो, बहुत ही सिंपल तरह से बताता हूँ। जैसे मान लो ना एक मैच हो रहा है, ठीक है, मान लो कंट्री ए और कंट्री बी के बीच में, हो सकता है इसके बीच में बारिश पड़ जाए, ठीक है ना। तो बारिश की वजह से क्या हो गया, मैच आगे नहीं हो पाया, होता है ना ऐसा। तो इस तरह की सिचुएशन को क्या बोलते हैं कि भैया मैच ड्रॉ हो चुका है। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ टाई की, इसका मीनिंग समझना। जैसे मान लो टीम ए खेल रही थी, टीम ए ने खेलते हुए बनाए 200 रन, टीम बी ने भी खेलते हुए बनाए 200 रन। यहां पर क्या हो गया, स्कोर्स बराबर हो गए, स्कोर लेवल हो गए। और अगर हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करते, जैसे T20 में तो सुपर ओवर वगैरह चीजें होती हैं, मान लो कि वो चीज नहीं होती है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वल टीम्स हैं, दोनों ने सेम रन बनाए हैं, इसको बोल देते हैं हम सिचुएशन को टाई होना। आई बात समझ में। ड्रॉ का मतलब कि मैच एक तरह से बारिश की वजह से हो सकता है या किसी और कारण की वजह से पूरा नहीं किया जा पाया, पर टाई का मतलब होता है कि जब स्कोर बराबर हो गए। एनीवेज, ये डाउट था तो मैंने सोचा रिजॉल्व कर दूं। अब आ जाओ वापस मैप प्रैक्टिस के ऊपर। कल क्वेश्चन दिया था कोहिमा से कोटायम अगर आपको बाय रोड जाना है तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स आपको कवर करनी पड़ेगी मिनिमम, इंक्लूडिंग द ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। अब देखो, ये क्वेश्चन ना आपके एनालिटिकल स्किल्स को बड़े अच्छे से चेक करता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया ये कोहिमा कहाँ पर है और कोटायाम कहाँ पर है। तो अगर कोहिमा तो देखो आप सभी जानते हो, नागालैंड की कैपिटल है, ठीक है ना। अगर नहीं जानते तो कहीं ना कहीं मैं ये मानूंगा कि आपका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन वीक है, तो थोड़ा उसको आप थोड़ा ठीक कर लो। तो नागालैंड तो यहाँ पर हो गया, और हमें केरला यहाँ, जो कोटायम है ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा केरला के अंदर। तो सर समझ आ गया, हमें जाना है नागालैंड से केरला की तरफ। कैसे जाएंगे, देखो, आप यहाँ पर ये चीज जानते हो कि सर जो असम है ना यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये सभी इधर जैसे सभी स्टेट्स, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सभी के साथ अपना बॉर्डर टच करता है। सिक्किम के साथ नहीं करता, वो मत गलती से ले लेना। बाकी जो 6 स्टेट्स हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इन सभी के साथ बॉर्डर टच करता है। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इसका वेस्ट बंगाल के साथ भी बॉर्डर टच होता है। तो हमारे पास रास्ता सिर्फ एक बचा, कौन सा, हम नागालैंड से जाएंगे कोहिमा, कोहिमा से जाएंगे कहाँ पे, वेस्ट बंगाल। ये यहाँ तक पहुंच गए। अब वेस्ट बंगाल से आगे आप आ जाओ उड़ीसा की तरफ, ठीक है, फिर आ जाओ आप आंध्र प्रदेश की तरफ। फिर यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो आप चले जाओ आंध्र प्रदेश से कर्नाटका और वहां से केरला चले जाओ, या फिर आप दूसरा जा सकते हो आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु और केरला। दोनों में नंबर ऑफ स्टेट्स तो सेम ही आएंगी। तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट्स हुई यहाँ पे सर, पहला देखो, यहाँ लिखा है ना कि आपने ओरिजिन और डेस्टिनेशन दोनों को इंक्लूड करना है। तो स्टेट्स कितनी हुई, पहला हो गया नागालैंड, दूसरा हो जाएगा असम, तीसरा हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, चौथे पे ओडिशा आ जाएगा, पांचवें पे आपका आंध्र प्रदेश, छठे पे कोई भी ले लो कर्नाटका या तमिलनाडु, एंड लास्टली 7th आ जाएगा आपका केरला। और यहाँ पे लिखा था ना डेस्टिनेशन को भी इंक्लूड करना है, हमने दोनों को इंक्लूड कर लिया। तो नंबर ऑफ आर स्टेट्स कितनी हो जाएंगी, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, वो हो जाएंगी आपकी 7। तो यहाँ पर ना आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कौन से स्टेट की बाउंड्री किसके साथ टच करती है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के अंदर ना कई बार कंफ्यूजन हो सकती है कि क्या नागालैंड असम से करता है या नहीं करता, फिर वहां से सिक्किम आता है, बीच में नहीं आता, वेस्ट बंगाल के साथ पूरा टच हो रहा है नहीं हो रहा। ये कंफ्यूजन आनी नहीं चाहिए। तो अगर आ रही है तो एक बार मैप को पॉज करो वीडियो, और एक बार मैप को अच्छे से कर लो। और इससे भी बढ़िया तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप अपना एटलस ओपन करो आज आप, और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन को अच्छे से आप उसकी मैपिंग एक बार रिवाइज कर लो, राइट। अब सर कल के लिए क्या करना है, कल के लिए आप मुझे बताओगे, ये क्वेश्चन यूपीएससी 2018 में पूछा गया था, क्या था, यहां पूछ रहा है कौन सी सिटी लाई करती है सेम लॉन्गिट्यूड पे, या रेदर देन आई शुड से क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड पे एज दैट ऑफ दिल्ली। अब कैसे करना है, आपको क्या करना है, एटलस ओपन करो, सभी के सभी इन पर्टिकुलर सिटीज की आप लोकेशन देखो, और फिर मुझे नीचे आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर होना चाहिए। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और ये क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेंगे।
इसके साथ ही थोड़ा सा मैं और आपको होमवर्क देना चाहता हूं। आप अपने कोर्स में से, जो अपना ज्योग्राफी का कोर्स है उसमें से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो फर्क होता है या इनका जो मीनिंग होता है उसको आप रिवाइज करोगे। इसके साथ ही एक छोटा सा क्वेश्चन और है, आप जानते हो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में, आईएसटी के बारे में, तो आप मुझे बताओगे कौन सी स्टेट्स हैं जहां से आईएसटी पास होता है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी स्टेट से पास होकर गुजरती है। ये दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर आप मुझे नीचे बताओगे, क्या सही है क्या गलत है, फिर कल इनको डिस्कस करेंगे। देखो मेरा ना कोशिश ही रहती है प्रीलिम बूस्टर के अंदर ना आपको मैं अलग अलग चीजें डायमेंशन कवर कराने की कोशिश करूं, सिर्फ न्यूज नहीं, ठीक है ना। हमें देखो फोकस कहाँ है, हमारा फोकस है प्रीलिम्स क्लियर करने के ऊपर। तो प्रीलिम्स तभी क्लियर होगा जब हम थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को जानते रहेंगे, तो कोशिश मेरी पूरी वैसी ही रहती है। चलो अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। रिसेंटली न्यूज में क्यों है, क्योंकि एनजीटी ने ना एक फाइन को इम्पोज किया गया है। कितना फाइन, 2232 करोड़ का, किसके ऊपर, दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक तरह से एनवायरमेंट को डैमेज कॉज किया है, क्योंकि प्रॉपर तरह से सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पाया इस वजह से। तो ये तो सर समझ गए इनकी न्यूज क्या है। अब आप देखो जानते हो ट्रिब्यूनल के बारे में। ट्रिब्यूनल दरअसल में आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कोर्ट होते हैं, अब कोर्ट में कोई केस चला जाता है तो सालों साल उसी में लग जाते हैं, कई हजारों, मतलब हजारों तो नहीं, 20 साल 25 साल लग जाते हैं इस तरह से। अब हमने क्या सोचा कि हमारे पास ना एक ट्रिब्यूनल्स होनी चाहिए, अगर हमारे जो कोर्ट्स हैं उनका एक तरह से हम वर्कलोड को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही थोड़ा ट्रिब्यूनल ना अपनी एक्सपर्टीज को लेकर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो, हमारा जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1976 के अंदर, उसके अंतर्गत हमने एक अमेंडमेंट लेके आए 42nd अमेंडमेंट। उसमें हमने आर्टिकल 323A और 323B इंक्लूड किया, जिसके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स को सेटअप करेंगे। तो ध्यान रखना, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्रिब्यूनल्स नहीं थे, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू यहाँ पर आए हैं। उसी तरह से एक ट्रिब्यूनल हमारे पास क्या है, एनजीटी, ये बना है किसके थ्रू, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये बात तो समझ गए सर, एक तरह की क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस काम के लिए होगी, खुद देख लो ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों होगा, इन्वायरमेंट के लिए ना, तो उसी वजह से इसको सेटअप किया गया है। यहां पर आपको नोटिस करना है कि जो न्यू दिल्ली है वो उसकी प्रिंसिपल सिटिंग प्लेस है, उसके साथ ही इसकी 4 और प्लेसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ये 4 अदर प्लेसेस ऑफ सिटिंग भी है इस ट्रिब्यूनल की। इसके साथ ही कोशिश ये करी गई है कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना है। बेसिकली जो आपके पास एप्लीकेशन आती है या अपील आती है, उनका डिसीजन आप 6 महीने के अंदर ले लोगे। यहां पर अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो आप नोटिस करोगे, एक हमें चेयरपर्सन देखने को मिलेंगे, साथ साथ जुडिशियल मेंबर्स भी होते हैं इसके अंदर और एक्सपर्ट मेंबर्स भी, ठीक है ना। इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग डिसीजन देना है तो कुछ एक्सपर्टीज चाहिए नहीं चाहिए, बिल्कुल, तो एक्सपर्ट मेंबर भी होंगे, साथ साथ जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे, ताकि वो प्रॉपर लॉ की अंडरस्टैंडिंग लेते हुए प्रॉपर डिसीजन तक यहाँ पर पहुंच पाए। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली ये है कि टर्म जो होती है वो 5 साल की होती है, एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है ना। एक बार आपने अपनी टर्म कंप्लीट कर ली, ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा से टर्म मिल जाएगी, नहीं, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। इनको अपॉइंट किया जाता है चेयरपर्सन को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एक तरह की सिलेक्शन कमेटी हमें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके साथ ही आप नोटिस कीजिएगा, कम से कम 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम हमारे पास जुडिशियल मेंबर हो सकते हैं और एक्सपर्ट मेंबर हो सकते हैं इन दिस पर्टिकुलर ट्रिब्यूनल। पावर्स आप सभी समझ गए हो कि अलग अलग जो केसेस हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के रिगार्डिंग हो गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, बेसिकली जो ग्रीन के रिगार्डिंग जो भी चीजें आती हैं उनके रिगार्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज और, इसका ना देखो काम बड़ा सिंपल हो गया है, क्यों, क्योंकि इसको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को फॉलो करना होता है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो कई बार ना आप कोर्ट में जाते हो, अब कई बार कोर्ट जाने में ना बड़ा डर लगता है। एक तो ये होगा कि सर पेंडेंसी बहुत है, दूसरा कई बार लगता है यार ये ना बहुत कोर्ट में ना लीगल बातें बड़ी चलती हैं, पता नहीं लॉ के मतलब ये प्रोसीजर को फॉलो करो, कभी इस प्रोसीजर को फॉलो करो, उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना, काफी बार चीजें लंबी खिंच जाती हैं। पर यहाँ पर ट्रिब्यूनल के अंदर ऐसा नहीं है, एनजीटी के अंदर ये बाउंड नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, दे आर नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, पर ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के थ्रू यहाँ पे वर्क करते हैं। बेसिकली नेचुरल जस्टिस का काम पता क्या है, आपको जो जस्टिस मिले वो इस तरह से हो कि वो फेयर हो, वो इम्पार्शियल हो, ठीक है, और रीजनेबल जस्टिस हो। सर इन सभी का क्या मतलब, पहला तो देखो नेचुरल जस्टिस के अंदर ये इंक्लूड किया जाता है कि आप अपने कॉज के अंदर आप जज नहीं हो सकते, प्लस साथ में साथ ही आपको पूरा सुना जाएगा, ठीक है ना, किसी भी इंसान के अगेंस्ट फैसला नहीं दिया जाएगा बिना उसको प्रॉपर टाइम दिए हुए, बिना उसको ढंग से सुने हुए।
साथ में ही कोई भी डिसीजन जो होगा वो बिना किसी बायस के लिया जाएगा और गुड फेथ के अंदर लिया जाएगा। ये सारी चीजें यहाँ पे वर्क करती हैं। तो इस वजह से एनजीटी के अंदर जो फंक्शनिंग है या फिर जो हम पहले कह लें कि जो केसेस का डिस्पोजल है वो थोड़ा बेहतर ढंग से हमें देखने को मिल जाता है। एक यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, 2017 में पूछा गया। यहां पूछ रहा है कि इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा फीचर नहीं है। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। बिल्कुल, अगर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है और साथ ही साथ ये फेडरलिज्म के लिए भी अच्छी चीज है, ठीक है ना। डेफिनेटली अगर कोई हमारी मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करने की, तो वहां पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी वहां पर अच्छे से वर्क कर लेगी। साथ ही साथ हमारी जो पावर्स हैं वो भी क्लियरली डिवाइडेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। सर वो कहां पे, आप 7 शेड्यूल देख लो हमारा, ठीक है ना। 3 लिस्ट हमें देखने को मिलती है, तो इन लिस्ट के अंदर हमारी पावर्स गिवन है। तीसरा देख लो क्या कह रहा है, द फेडरेटिंग यूनिट्स हैव द अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। क्या ऐसा है? द आंसर इज यस। आप नोटिस करो उत्तर प्रदेश के अंदर से जो राज्यसभा की सीट्स निकल के आती हैं, दोज आर डिफरेंट एज कंपेयर टू कोई आप जैसे असम मान लो, मणिपुर मान लो, तो यहाँ पर राज्यसभा के अंदर अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का। वेयर एज जब मैं बात करता हूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो वहां पर जो राज्यसभा का पैरेलल है दैट इज सेनेट जहां पे होता है वहां पे, तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि यूएसए की 50 स्टेट्स हैं और हर स्टेट की दो दो सीट्स आती हैं। तो टोटल इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई स्टेट कितनी बड़ी है यूएसए के अंदर, सबको सेम रिप्रेजेंटेशन है। पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। तो हमारे पास बी स्टेटमेंट भी ठीक है, सी भी ठीक है। तो सर स्टेटमेंट डी गलत है क्या? द आंसर इज यस। यहां पर कह रहा है इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स। क्या ऐसा है? द आंसर इज नो। मैं समझाता हूं दरअसल में मीनिंग क्या है। देखो अगर आप ना यूएसए के बारे में जानते हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में, तो वहां पर पता क्या हुआ था, वहां पर नियरली उस टाइम पे 13 स्टेट्स साथ में आई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक कॉमन सेंटर बना लेंगे, और वही क्या बना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये 13 स्टेट्स ने ना मिलकर एक यूनाइटेड बनाया था, ठीक है। इस वजह से नाम उसका पड़ा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंडिया के केस में ऐसा नहीं है। इंडिया तो आप जानते हो, इंडिया तो एक ही था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने बस एक तरह से थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में एक तरह से स्टेट्स बना दिए हैं वहां पे। तो यहाँ पर कोई एग्रीमेंट थोड़ी हुआ है यहाँ पे इंडिया के केस में। द आंसर इज नो। ये एग्रीमेंट वाली बात यूएसए के केस में ट्रू है, पर इंडिया के केस में ट्रू नहीं है। और हमसे नॉट अ फीचर पूछा था, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आप अगर जानते हो ना तो आप नोटिस करना आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है। वो बोलते हैं इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा इस बात को, फेडरेशन वर्ड नहीं यूज हुआ कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। उसके पीछे का कारण यही है कि इंडियन फेडरेशन कोई एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे नहीं बना, और साथ ही साथ कोई भी स्टेट कल को ऐसा नहीं बोल सकती कि हमें इस कंट्री को छोड़ना है, नहीं। नो स्टेट हैज अ राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन। इस वजह से ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो सर आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज फाइंडर डिवाइस। अब देखो यहाँ पे फाइंडर का मीनिंग समझना। फाइंडर स्टैंड्स फॉर फाइंडिंग इंडिविजुअल्स फॉर डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पॉन्स। देखो आप जानते हो टर्की के अंदर हमने अर्थक्वेक देखा, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने इसको कवर किया है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, मलबा जो होता है, ठीक है ना, जो बड़े बड़े मान लो पत्थर हैं, बड़े बड़े स्टोन्स हैं, उन बिल्डिंग्स हैं, वो सारी गिर गई। हो सकता है कोई इंसान इन बिल्डिंग्स के नीचे गिर आ गया हो, ठीक है, मलबे के नीचे एक तरह से आ गया हो, क्योंकि अर्थक्वेक के अंदर ये चीजें देखने को मिलती हैं, राइट। तो यहां पर ना एक हमने डिवाइस बनाई है जो क्या करेगी, जो कि डिटेक्ट करेगी इस चीज को कि कहीं इस मलबे के नीचे कोई इंसान तो नहीं है। समझ रहे हो? अगर मान लो जैसे मान के चलो ये 30 फीट का भी मलबा है, उसके नीचे हो सकता है कोई इंसान बैठा हुआ हो, मतलब इंसान नीचे दब गया हो, तो उसकी ना हम हार्ट बीट को डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस डिवाइस नोन एज फाइंडर डिवाइस। अब होता क्या है, ये माइक्रोवेव रडार सेंसर को यूज करता है ताकि देखने के लिए कि क्या चीज है उसके नीचे, एंड अकॉर्डिंगली उसके पास रिफ्लेक्शंस वापस आती हैं, ठीक है ना। तो अगर इंसान होगा तो अकॉर्डिंगली उसकी हार्ट बीट्स वगैरह हमने इसमें सिस्टम में फिट कर रखी हैं, तो अकॉर्डिंगली हमें पता लग जाएगा कि यार कि हाँ कुछ तो मूवमेंट हो रही है इसके नीचे, इस पत्थर के नीचे या फिर बहुत सारे पत्थरों के नीचे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। और हम चेक कर लेंगे कि ये मूवमेंट कौन कर रहा है, क्या कोई ह्यूमन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई एनिमल मूवमेंट कर रहा है। तो ये चीजें भी यहाँ पर वो देख लेगा कि हाँ ये मूवमेंट किसके साथ लिंक करती है। तो कोई आपसे पूछे कि फाइंडर डिवाइस किससे रिलेट करती है, आई एम श्योर आप समझ गए होंगे। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज जल जन अभियान। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी है ना, उन्होंने राजस्थान के अंदर, अगर मैं आपको थोड़ा और बताऊं, तो जो सिरोही डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के अंदर, वहां पर जल जन अभियान को वर्चुअली इनॉग्रेट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप नोटिस करो, जो 21st सेंचुरी का टाइम है ना, यहाँ पर हमारे पास वाटर रिसोर्सेज की मेजर कमी देखने को मिल रही है अर्थ के अलग अलग जगह के ऊपर। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही बात करी है
कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए वाटर स्कार्सिटी एक मेजर चैलेंज हो सकता है। इसी वजह से हमें मूव करना है कहां पर, वाटर सिक्योरिटी की तरफ। ठीक है, अमृत काल के अंदर वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड हमारे लिए बन जाएगा। तो इसी वजह से इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, एक तरह का कैंपेन है ताकि लोगों के अंदर ना कॉन्शियसनेस हम लेकर आ पाए कि वाटर कंजर्वेशन की तरफ आप बढ़ो। ठीक है, अब ये जो पर्टिकुलर कैंपेन है इसको लॉन्च किया गया, इंप्लीमेंट किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड साथ ही साथ ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन। ये ब्रह्म कुमारी क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मैं थोड़ी देर में अभी आपको बताता हूं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी का यही कहना था कि अगर लोगों के अंदर एक तरह से हम इमोशनल कनेक्शन लेके आ पाए ना पानी के रिगार्डिंग, तो वाटर कंजर्वेशन को करना काफी सारा अच्छा हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो, जैसे प्रधानमंत्री जी ने नमामि गंगे के बारे में बताया, ठीक है ना, तो वहां पर भी हम वाटर क्लीननेस की बात कर रहे हैं। कैच द रेन कैंपेन हमारे पास देखने को मिलता है, जहां पर जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें जो कमी देखने को मिल रही है उसको ठीक करने की बात कर रहे हैं। हमारी कंट्री की, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अटल भूजल योजना, इसको रन किया जा रहा है। उसी तरह से ये पर्टिकुलर चीज भी है कि एक तरह से वॉलंटियर्स एक तरह से पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को करें ताकि हम वाटर को अच्छे से कंजर्व कर पाए। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये कैंपेन टोटल 8 महीने के लिए रन करेगा एंड यहाँ पर फोकस क्या होगा कि हम नई वाटर बॉडीज को बनाएं और जो ऑलरेडी 5000 से भी ज्यादा हमारे पास वाटर बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं उनको हम अच्छे से प्रिजर्व कर पाएं। अब देखो, फोकस है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों तक हम इस कैंपेन के थ्रू पहुंच पाएं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड ब्रह्म कुमारी। तो देखो, ब्रह्म कुमारी क्या है, एक स्पिरिचुअल, एजुकेशनल एंड फिलांथ्रोपिक मूवमेंट है जो कि स्टार्ट हुई थी हैदराबाद सिंध के मतलब ड्यूरिंग द 1930s के अंदर। देखो यहाँ पर ना, आप ये थोड़ी पुरानी ऑल्दो न्यूज है, तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो ब्रह्म कुमारी एक तरह का संस्थान है, इनको इस तरह से जल के रिगार्डिंग बहुत सारे अवार्ड्स मिलते रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूं राजस्थान के अंदर, इनका एक कैंपेन भी है सेव वाटर कैंपेन, जो माउंट आबू है ना, वहां पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तो ये पर्टिकुलर भी चीज हम उसी के साथ लिंक कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर मूवमेंट को फाउंड किया गया था लेखराज कृपालनी के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर इसके अंदर ना वुमेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। आप लोगों ने ना, वेरी श्योर एक बार इसको गूगल करना, आप लोगों ने ना टीवी के ऊपर कई बार इनका जो इनका कार्यक्रम होता है, आई एम वेरी श्योर आप सभी ने उसको देखा होगा। और इसको यूनेस्को के साथ कंसल्टेटिव स्टेटस भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया हमारा जल जन अभियान। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, या उससे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा हिस्टोरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज और वर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में हमसे पूछा गया। तो देखो, आप सभी को ना एक चीज, अगर आपने थोड़ी हिस्ट्री ढंग से पढ़ी है तो आपने दादा भाई नौरोजी के बारे में तो पक्का सुना होगा। कौन सी थ्योरी है, हाँ जी बिल्कुल, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। ठीक है, उन्होंने कैसे बताया था कि किस तरह से मतलब चेंजेस देखने को मिले हैं, पहले कैसे होते थे हम लोग और ब्रिटिश रूल के बाद क्या हो गया। तो दादा भाई नौरोजी जी ने काफी अच्छी थ्योरी दी थी। उसी तरह से आप सभी ने ना आरसी दत्त का नाम भी सुना होगा। दरअसल में अगर आपको मैं बताऊं तो आरसी दत्त जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी, कौन सी, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर बुक के अंदर इन्होंने काफी डिस्कशन किया इसके रिगार्डिंग। तो ये भी आपने नाम सुना होगा। शायद आप लोगों ने ना सेकंड नाम नहीं सुना होगा, बट फिर भी आप नोटिस करो, अगर आपने थोड़ा भी आपने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री थोड़ी पढ़ी होगी तो आप जानते थे कि दादा भाई नौरोजी और आरसी दत्त तो पक्का आंसर होंगे ही होंगे। और आप ऑप्शन जरा एक बार चेक करो, सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहां 1 और 3 दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर आपको जी सुब्रमण्यम ईयर के बारे में ज्यादा नहीं भी पता था तब भी आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग यही है कि कई बार हमें लगता है यार कि डर जाते हैं कई बार नाम देख के, पर डरना नहीं है, आप तब भी उसके बिना भी आंसर तक यहाँ पर पहुंच सकते थे। पर फिर भी थोड़ा अब यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ ही लेते हैं। देखो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, कौन सा न्यूज़पेपर, द हिंदू। ठीक है, दरअसल में वो स्टार्ट जी सुब्रमण्यम अय्यर जी के द्वारा ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट सोशल रिफॉर्मर, फ्रीडम फाइटर रहे हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को फाउंड किया था इन 1878। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी थी। ठीक है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कौन सी बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक। इसके साथ ही आप चाहे रानाडे की बात कर लो, गोपाल कृष्ण गोखले जी की बात कर लो, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन मतलब हाईलाइटिंग या फिर ये बताने के अंदर कि इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। तो उनके नाम भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ आप मुझे नीचे बुक का नाम बताओगे तो मेक श्योर आप इन पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज री एम 2023। सर री एम क्या है, देखो दरअसल में यहाँ पे बात हो रही है किसकी, एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। आप खुद सोचो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अलग अलग चीजों के अंदर यूज किया जा सकता है। हम ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहां पर चली जाए। आप लोगों के साथ ना काफी एक हमारी टीम की तरफ से भी वीडियो बना था, तो वहां पर चैट जीपीटी के ऊपर डिस्कशन हुआ था।
फिर गूगल ने भी इसका कॉम्पिटिटर लाने की कोशिश करी बार्ड की फॉर्म में, ऑल्दो थोड़े क्वेश्चन मार्क्स इसके ऊपर उठे हैं। तो ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम पर अलग अलग जगह में देखने को मिल रहा है। अभी हमें पता नहीं कैसे क्या चेंजेस लेके आएगा हमारे फ्यूचर के अंदर। और एक क्वेश्चन यहाँ पे उठ रहा है मिलिट्री के ऊपर। हमें ऐसा डर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोई रॉन्ग तरह से यूज ना कर ले। कई एक्सपर्ट जो डिफेंस एक्सपर्ट्स तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने डिस्कवर करी ना, तो वो मिलिट्री या फिर जो डिफेंस सेक्टर के अंदर एक बड़ी ही ग्राउंड ब्रेकिंग चीज थी। काफी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुड बी द नेक्स्ट बिग थिंग जस्ट लाइक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो हमें नहीं पता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलिट्री के अंदर आने वाले टाइम के अंदर क्या करने वाली है। इसी को थोड़ा देखने के लिए एक इंटरनेशनल समिट हुआ इन द हेग, द नीदरलैंड्स के अंदर। अब यहाँ पर फोकस क्या था कि मिलिट्री के अंदर हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिस्पॉन्सिबल यूज लेकर आ सकते हैं, उसके ऊपर फोकस था कि मिलिट्री के रॉन्ग पर्पसेस के अंदर एआई का यूज ना हो, वहां पर फोकस था। यहाँ पर हुआ क्या, अलग अलग गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशन, एकेडमिया, स्टार्टअप्स, इन सभी ने आपस में डिस्कशन किया कि कैसे हम कॉमन प्रिंसिपल्स लेकर आ सकते हैं आर्म कॉन्फ्लिक्ट को यूज, मतलब उसके, ताकि नेगेटिव तरह से एआई को यूज ना करे। ठीक है, तो फोकस यही सभी चीजों के ऊपर था, आपस में नॉलेज हो, उनको शेयर किया जाए, रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करें। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेंट नहीं था इस समिट में, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो इसको आप अपने डेफिनेटली इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। फोकस देखो वही सारी चीजें हैं कि कैसे हम अवेयरनेस लेकर आ सकते हैं, एआई की जो रिगार्डिंग कई लोगों की मिसकंसेप्शन होती है उसको दूर कर सकते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबली उसको हम यूज कर पाए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज तेजा चिल्ली। अब देखो यहाँ पर समझने की कोशिश करो, ये पर्टिकुलर चिल्ली हमें कहाँ देखने को मिलती है, मोस्टली हमें देखने को मिलती है सदर्न इंडिया के अंदर। और सदर्न इंडिया के अंदर भी कौन सी स्टेट सर, तेलंगाना की बात कर लीजिए आप। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये तेलंगाना की जो तेजा चिल्ली है बड़ी इंपॉर्टेंट है, पर फिर भी वहां के जो किसान हैं उनको जिन्होंने उतना जो पैसे लगाए हैं वो भी वो रिकवर यहाँ पे नहीं कर पे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है, दूसरा नाम इसको S17 के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस इज वन ऑफ द हॉटेस्ट वेराइटीज ऑफ रेड चिलीज प्रोड्यूस इन इंडिया। यहाँ पर आपको इसकी बहुत ही ज्यादा तीखी स्मेल देखने को मिलती है। ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेल, पंजेंट स्मेल का मीनिंग यही होता है कि आपको बहुत ही तीखी स्मेल देखने को मिलेगी। इसके साथ ही इसका काफी हॉट फ्लेवर होता है। ठीक है, और रिच अरोमा, बेसिकली इसकी जो सुगंध होती है वो खुशबू बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल जाती है। सदर्न इंडिया मेजर एरिया है विच द जो तेलंगाना स्टेट बीइंग द मेजर प्रोड्यूसर। इस पर्टिकुलर चिली को चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, या बाकी कुछ और सदर्न एशियन कंट्रीज के को भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तेलंगाना के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है खम्माम डिस्ट्रिक्ट, दैट डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ तेजा वैरायटी ऑफ रेड चिली। इसके साथ ही आप जानते हो कि इसको जो भोजन पकाने की जो संबंधी है, ठीक है ना, culinary पर्पसेस, उसके लिए भी यूज किया जा सकता है, या फिर जो पेपर स्प्रे होता है, ठीक है ना, काली मिर्च का जो फुहार होता है, तो यहाँ पर इसको भी यूज किया जाता है। तो जनरली यहाँ पे हम जैसे आप देखते हो ना ब्लैक पेपर को यूज करते हैं, सिमिलरली तेजा चिली को भी हम उस तरह से फुहार के फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में भी इसको यूज किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए थी कि चिल्ली ये कहाँ से है और इसको किस किस पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं। राइट, इन्हीं सभी चीजों के ऊपर मैं टोटल 5 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। इन सभी क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। कल जो 5 क्वेश्चन दिए थे उनका क्विकली एक बार आंसर देख लेते हैं। पहला है यूएपीए के ऊपर, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, हम देखा था ना प्रिवेंशन एक्ट के बारे में। तो यहां पर क्या ये अगर कोई चीज फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया होता है, क्या उस ऑफेंडर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इस एक्ट की बहुत सारी प्रोविजन है, यहाँ पर काफी ज्यादा पावर्स दे रखी हैं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर भी काम करता है, या फिर कोई गवर्नमेंट की सर्विसेज के अंदर पर्सन है, वो चाहे कहीं पर भी हो, उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। कोई मान लो शिप्स, एयरक्राफ्ट इंडिया में अंदर रजिस्टर्ड है, तो वहां पर कोई पर्सन है, उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर ना बहुत ओवरआर्चिंग पावर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही हमने ना इसका अमेंडमेंट भी देखा था कि 2019 में एक अमेंडमेंट हुआ, जहां पर हमने क्या किया कि अगर कोई इंडिविजुअल भी हो, ठीक है ना, तो उसको भी हम टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। सेकंड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, समान बर्ड सेंचुरी क्या पंजाब के अंदर है? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, ये हमें देखने को मिलती है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। किसी ने जो कमेंट सेक्शन में भी बताया था कि सर मैं मैनपुरी से हूं, तो बिल्कुल मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको ये समान बर्ड सेंचुरी देखने को मिल जाती है। शिन्यू मैत्री क्या इंडिया सिंगापुर? नो सर, इट वाज इंडिया एंड जापान। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगी। चौथा, इलेक्शन कमीशन क्या इसका डिसीजन बाइंडिंग होता है ऑन राइवल सेक्शन ग्रुप्स ओवर अ डिस्प्यूट रिलेटेड टू पार्टी सिंबल? द आंसर इज यस, ये बात ट्रू है। पांचवा स्टेटमेंट देख लो, इंडियन पेंगोलिन क्या इंडेंजर्ड के अंदर आता है? द आंसर इज अगेन यस। याद करो, इंडियन पेंगोलिन एंडेंजर्ड, चाइनीज पेंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है ना, तो ये चीजें भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो आई होप आपको
ये चीज समझ आ गई होगी। अब इन 5 क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली एस नथिंग एल्स पे जाकर देख सकते हो। इसके साथ में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं, चाहे मैपिंग के रिगार्डिंग हो गया, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाला पूछा है या ट्रू फॉल्स वाले, वो सारे इनको आंसर करने की कोशिश करना। ठीक है, देखो मेरा फोकस हमेशा यही रहता है, ठीक है, प्रीलिम्स क्लियर करना हमारा फोकस है। न्यूज तो डिस्कस होती रहती है, ठीक है ना, बट मेरा फोकस रहेगा कहीं ना कहीं आने वाले दिन जो अराउंड 3 महीने बचे हैं उनको आप अच्छे से कर लो। एक छोटा सा और रिमाइंडर है, आज देखो 21 फरवरी है, ठीक है ना, आज लास्ट डेट है यूपीएससी के फॉर्म फिल करने का। आई एम श्योर कि आप सभी ने कर लिया होगा, पर अगर कोई आप में से बचा हुआ है जो लास्ट मिनट में भरता है, तो प्लीज आज भर देना, ठीक है, शाम तक ही है इसकी डेडलाइन, तो प्लीज फिल इट एट द अर्लीस्ट। आई होप कि आपका प्रीलिम्स अच्छे से आए, ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।